दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। हम हैं जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे, जहाँ कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि इस समय हमारा जो मेंडल बैच चल रहा है और जेनेटिक स्पेसिफिक चल रहा है, उस जेनेटिक स्पेसिफिक में आप देख रहे होंगे हमने ढेर सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया, ढेर सारे ऐसे कंटेंट के स्तर पर काम किया है जो कि पिछली वीडियोस में आपको मिलेंगे। अगर आपको पूरी जेनेटिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, जो हम आपको समझाना चाहते हैं, जो कि हम जेनेटिक्स में आपको जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं, वो हमारे पिछले वीडियोज़ को जा कर के आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हमने आपसे कहा था कि मेंडल के जितने लॉ हैं सारे लॉ का हम पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि मेंडल ने आखिरकार अपने उस सभी जो लॉ को प्रपोज्ड किया है वो किस तरीके से किया है, क्या उनके कॉन्सेप्ट रहे हैं, क्या उनके कहने का तात्पर्य क्या था, क्या वो दिखाना चाहते। तो वो सारी बातें हमने क्या किया था, वन बाय वन क्या किया हूँ, हमने डिस्कस करने की पूरी कोशिश किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियोस अच्छा लगता हो तो ज़रूर हमें अपना कमेंट देना एकदम ना भूलें, क्योंकि ये वीडियोस हम आपके थोड़ा चश्मा भूल गए दोस्तों, थोड़ा चश्मा लगा लें तब ना बराबर दिखेगा हमें। हाँ अब दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। तो हमने कहा कि ये वीडियोस हमने आपके लिए ही बना रहा हूँ, और चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिफरेंट CUT की तैयारी कर रहे हैं, या आप अदर जो यूनिवर्सिटी है उसके एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आप LT GIC की तैयारी कर रहे हैं, आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, या आप अदर स्टेट के टीचर बनने की आपकी इच्छा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो उन सभी परीक्षाओं के लिए हम एक रामबाण आपके लिए लेकर सीरीज को चल रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छा लगता है तो आप लोगों तक इसे शेयर करें, जैसे कि इसका फ़ायदा और लोग भी उठा सकें। और आपका कोई अगर प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ कमेंट के माध्यम से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हमें जब भी मौका मिलेगा हम उस प्रश्न का आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज का जो पोस्टमार्टम होने वाला है, एक बहुत कह सकते हैं कि विकराल पोस्टमार्टम होने वाला है, एक बहुत बड़े स्तर पर आपका पोस्टमार्टम होने वाला है मेंडल्स के लॉ को। तो हम मेंडल्स के लॉ को देखेंगे कि मेंडल्स अपने लॉ में किस तरीके से चीज़ों को कंपाइल किया है, उन सारी बातों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडल के 3 लॉ हैं, वो 3 लॉ पूरे जेनेटिक्स में बहुत बेहतरीन के साथ जो होता है पढ़ा जाता है। और कहा जाता है कि अगर पूरे जेनेटिक्स में आपने मेंडल्स के लॉ को नहीं पढ़ा, नहीं समझने का प्रयास किया, तो आपने पूरे जेनेटिक्स में कुछ पढ़ने की कोशिश ही नहीं किया। दोस्तों आपको पता है कि मेंडल के लॉ से सीधे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो चाहे जिस स्तर के प्रश्न हो। यहाँ तक कि सामान्य जो विज्ञान के प्रश्न पत्र आते हैं, जो आपके वनडे एग्ज़ाम में आते हैं, आपके जो PCS एग्ज़ाम में आते हैं, या जो आपकी UPSC परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मेंडल का पहले ही प्रयोग से प्रश्न उठा लेता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग को किस पर किया था, और उसमें अच्छा सा नाम दे देता है पाइसन सेटाइमम, और आपको पता ही नहीं रहता कि मटर का साइंटिफिक नेम है। तो याद रखेंगे, हम जो भी कंटेंट के स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं वो आप सभी के लिए ही कर रहा हूं। दोस्तों यहां आज इस वीडियोस में हम शुरू करने से पहले आपको थोड़े से बैकग्राउंड पर लेके जाने का प्रयास करूंगा, और हमने आपको बताया भी है। फिर से एक बार हम इसे रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करने के बाद हम सीधे मेंडल्स के लॉ पर आएंगे, रूल्स पर आएंगे, और मेंडल्स के लॉ को हम क्या करेंगे, देखेंगे और उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर कटिबद्ध निवेदन है कि आप लोग इस हमारे जो चैनल है इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमें एक ऊर्जा मिले। क्योंकि देखिए भाई, यहाँ पर हमको तो अभी कुछ मिलने वाला है नहीं, हम एक कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से आप सभी को लिए बेहतर कंटेंट के साथ आपको जोड़ने का। अब आप एक छोटा सा काम नहीं करेंगे भैया, अगर शेयर नहीं करेंगे लोगों के पास। देखिए हम अभी सिंपल वाले हैं, अभी हमारे पास कोई बोर्ड और बहुत डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन
वादा है कि जैसे ही हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आप लोग हमारा सहयोग करते हैं, हम ज़रूर आपके साथ डिजिटल बोर्ड के साथ जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम पूरे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में चीज़ों को आपको देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, समय न गंवाते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं और एक एक करके हम क्या करते हैं, टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देखिए, हम वीडियो इसलिए छोटा बनाते हैं, कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि आप वीडियो छोटा क्यों बनाते हैं, तो हमने कहा कि वीडियो हम इसलिए छोटा बनाते हैं क्योंकि आसानी के साथ छोटे छोटे सेगमेंट में आपको अगर हम चीज़ें देते रहेंगे तो आराम से जो होता है आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर इतना भोजन ला करके एक बार में रख दिया जाए तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है आप खा लेंगे तो क्या होगा, अपच हो जाएगा, तो आपका मेटाबॉलिक जो है सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। दोस्तों आपको एक बात याद होगा, जब हमने आपसे बात कर रहा था तो उस समय हमने एक टर्म्स के बारे में बात किया था, फैक्टर के बारे में। हमने आपसे फैक्टर के बारे में बात किया था और फैक्टर में हमने बताया था कि फैक्टर टर्म किसने दिया था, तो हमने बताया था कि फैक्टर या इसे ही कहा गया था एलिमेंट। और इसे फैक्टर या एलिमेंट कौन कहा था भैया, तो हमने बताया था कौन कहा था, मेंडल साहब ने इसे क्या कहा था, फैक्टर या एलिमेंट कहा था। तो हम फैक्टर और एलिमेंट के बारे में ही पढ़ने चल रहे हैं। हम बस यही जानने का, पूरे मेंडल के प्रयास लॉ में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ऑफ स्प्रिंग जो आ रहे हैं उस ऑफ स्प्रिंग में कैसे कैरेक्टर का जो होता है निर्धारण किया जाता है, कैसे जो ट्रैट्स है उनका डिटर्मिनेशन होता है, हम उसी चीज़ों के बारे में पूरे लॉ में देखने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा था कि मेंडल को जब आप पढ़ रहे थे तो मेंडल में हमने एक चीज़ बताया था, फैक्टर। और फैक्टर में हमने आपको बताया था कि फैक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है डोमिनेंस फैक्टर और दूसरा होता है रिसेसिव फैक्टर। इसे हमने, अगर आपको लगता है कि हमको ये चीज़ें अभी नहीं तैयार है तो प्लीज़ आप जा कर के पिछले वीडियोस में ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे। वहाँ हमने डिस्कस कर रखा है कि डोमिनेंस क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। इसी डोमिनेंस और रिसेसिव का दरअसल पूरे मेंडल्स के लॉ में पूरा डोमिनेंस और रिसेसिव पर ही रुका है। अगर आपने अभी तक डोमिनेंस और रिसेसिव को नहीं सीखने का प्रयास किया तो प्लीज़ जा कर के आप हमारे चैनल पर जो वीडियोस पड़े हैं वहाँ से चीज़ों को सीख सकते हैं। देन आफ्टर आप जो होता है मेंडल्स के लॉ को जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे। वरना फिर वही है कि गाय के आगे बीन बजावा, गलती होगी यार, एक फिर वही है कि भैंस से आगे बीन बजावा, भैंस खड़ी पगुरा है। हम पूरे मेंडल से लॉ का पोस्टमार्टम कर देंगे और आपको पता लगा कि अभी तक फैक्टर ही नहीं समझ में आया। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो हमने कहा कि मेंडल ने एक टर्म्स दिया था फैक्टर और उसे कहा था एलिमेंट। और फिर हमने कहा था कि फैक्टर में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है डोमिनेंस फैक्टर और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव फैक्टर होता है, जो कि हमने आपसे डिस्कशन कर रखा है। तो दोस्तों आइए इसी डोमिनेंट और रिसेसिव पर हम मेंडल्स लॉ को क्या करते हैं, इसी डोमिनेंस और रिसेसिव पर रख करके देखते हैं और समझने का मेंडल का लॉ का कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं मेंडल्स लॉ की तरफ। हमने कहा था कि जब मेंडल अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिया था और मेंडल ने अपने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने 3 लॉ को प्रपोज किया, जिसे क्या कहा गया था, मेंडल्स लॉ। मेंडल्स कंप्लीटेड हिज एक्सपेरिमेंट, देन आफ्टर प्रपोज 3 लॉ। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ segregation and third law is law of independent assortment। तो दोस्तों मेंडल completed his experiment and after then proposed 3 law। मेंडल ने अपने प्रयोग को करने के पश्चात 3 लॉ को दिए। वो 3 लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ हैं। कौन कौन से हैं हम आज डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियोस में हम मेंडल्स के लॉ का पोस्टमार्टम करेंगे।
और हमने कहा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद 3 लॉ को दिया गया, जिसे कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ ने उन्होंने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोस्तों ये 3 लॉ हैं मेंडल के, और इन्हीं 3 लॉ का आपको आज पोस्टमार्टम करना है। तो आप अपने आप को पूरे मजबूती के साथ यहाँ रखेंगे। हम एक एक चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, और वादा करते हैं एक छोटी सी भी माइन्यूट चीज़ों को हम छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज़, छोटी सी चीज़ छोड़ने का मतलब होता है आप अभी इनकम्प्लीट हैं। हमने एलिल्स के बारे में भी बात कर लिया था, हमने गैमेट्स के बारे में भी बात कर लिया था, हमने सारी चीज़ें पिछली वीडियोज़ में आपसे बात कर चुका हूँ। इसलिए हम यहाँ पर अब बार बार एलिल्स क्या बताएंगे, आप वीडियोज़ देख ले करिए जा करके वहाँ पर। तो आइए हम अब चलते हैं सीधे मेंडल्स के लॉ पर। तो दोस्तों देखिए, मेंडल्स के फर्स्ट लॉ का हम डिस्कस करते हैं, और पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। ठीक है, देखिए हमने कहा कि मेंडल ने हमने एक चीज़ बताया था। हमने कहा था कि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होते हैं, या जो गैमेट्स होते हैं, या जो फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए वो हमेशा पेयर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होते हैं? पेयर फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर कैपिटल ए और कैपिटल ये मिल करके 1 ट्रेट्स को डिटरमाइन करेंगे, 1 कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे। अगर स्मॉल ए है, स्मॉल है, तो ये एक अनदर कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। तो ध्यान रखेंगे इस। अब देखिए यही बात है, इसी को अगर हम अलग अलग कर दें इस तरीके से, तो इसी को हम देखिए हम बता दे रहे हैं, अभी उसका फिर हम अभी आगे यूज़ करेंगे। हम इसी को कह सकते हैं फैक्टर कह सकते हैं, हम इसी को कह सकते हैं जीन कह सकते हैं, हम इसी को कहते हैं एलील कह सकते हैं, हम इसी को कह सकते हैं गैमेट कह सकते हैं। इतने नाम हैं, याद रखिएगा। तो जनरली यूज क्या किया जाता है? गैमेट्स किया जाता है, तो हम गैमेट्स का ही यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे। हमने कहा कि जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, पहला एक्सपेरिमेंट, जिसे कहा गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने सबसे पहले हमने कहा था कि जब मेंडल ने अपने प्रयोग को शुरू करते थे, वो कोई भी प्रयोग किए, उन्होंने अपना कोई भी प्रयोग किया, सभी एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही ध्यान में रखा था। 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है, यहाँ भी 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही मेंडल ने ध्यान में रखा है। हम उसी के बारे में, तो हमने कहा कि 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि एक दूसरे से विपरीत कह सकते हैं आप। तो आइए देखिए, मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ में किया क्या कि सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लेंथ को ध्यान में रखा। किसको ध्यान में रखा? लेंथ, लंबाई को उन्होंने ध्यान में रखा। और आप याद करिए कि मेंडल ने जब पाइसम से टाइबन पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पर लेंथ के आधार पर 2 तरीके के प्लांट थे। लेंथ के बिहार पर कितने प्लांट थे? 2 प्लांट थे। एक प्लांट था टाल और दूसरा प्लांट था ड्वार्फ। मतलब एक प्लांट था लंबा और दूसरा क्या था? बौना। ठीक है। तो मेंडल्स considered on the basis of length
two plant, one is the tall and another is the dwarf. Tall is symbolic form is capital T and dwarf is symbolic form small t and small t. और हमने कहा था कि पूरी की पूरी जेनेटिक्स ही हाइब्रिडाइजेशन पर अर्थात क्रॉस पर ही डिपेंड है। इसका मतलब ये है कि मेंडल ने जो दो प्लांट को कंसीडर किया है, इस कंसीडर प्लांट में भी क्रॉस होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। अब तो बात समझ में आ गई होगी मेंडल करना क्या चाहते हैं। अब तो बात तो समझ में आ गई होगी कि मेंडल करना ही क्या चाहते थे। हमने कहा कि मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में एक कैपिटल टी लिया, जो कैसा था भैया, लेंथ में कैसा था, लंबा था, जिसे क्या कहा गया था, ये भैया कैसा है, ये भैया टाल है। और दूसरा जो उन्होंने कंसीडर किया था स्मॉल टी को, वो कैसा था, ड्वार्फ था। ध्यान रखिएगा, ये जो टाल है ये प्योर टाल है। अगर ये जो ड्वार्फ है ये भी कैसा है, प्योर ड्वार्फ है। अगर अब यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, तो गैमेटोजेनेसिस का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी कैपिटल टी है और यहाँ पर भी कैपिटल टी है। आफ्टर देन यहाँ पर भी गैमेटोजेनेसिस होगा और इसके बाद भी इसका जो रिजल्ट होगा ये स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। गैमेटोजेनेसिस में जो फॉर्मेशन होता है हम इसे कहते हैं गैमीट। इसे क्या कहते हैं, गैमीट। तो गैमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस विच इज रिजल्टेंट इन गैमीट। तो हमने कहा कि कैपिटल टी का जब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो ये भी कैपिटल टी मिला, और जब हमने स्मॉल टी में गैमेटोजेनेसिस लगाया तो ये भी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला। ईच गैमीट इंडिकेट दैट ईच स्पेसिफिक कैरेक्टर। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक गैमीट एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ए सिंगल गैमीट रिप्रेजेंट, तो ध्यान रखेंगे ए सिंगल गैमीट रिप्रेजेंट इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर। इट मीन्स कैपिटल टी रिप्रेजेंट टॉल एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट ड्वार्फ कैरेक्टर इन मेंडल्स लॉ। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब ये हुआ तो हमने क्या कहा कि पूरी की पूरी मेंडल की जो थियरी है वो हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड है, क्रॉस पर डिपेंड है। तो फिर आइए हम क्रॉस कराते हैं। हमने कहा कि जब इस गैमीट के साथ क्रॉस कराया तो ये मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जब हम इस गैमीट के साथ क्रॉस कराया तो ये भी मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी। और हमने जब इस गैमीट का जब हम इस गैमीट के साथ मिलाए तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब हमने इसके साथ इसका क्रॉस कराया तो ये भी मिल गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान से देखिएगा और गौर फरमाइएगा। हमने कहा है कि यहाँ पर क्या था, प्योर टाल की कंडीशन थी। यहाँ पर क्या था, प्योर ड्वार्फ की कंडीशन थी। गैमेटोजेनेसिस के तरह गैमीट का सेपरेशन हुआ, गैमीट्स अलग हुए, और जब गैमीट्स का सेपरेशन हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, तो हमने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच होगा क्या, हमने कहा कि मेंडल की पूरी रूल्स ही हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड है। तो हमने कहा कि अब इनके बीच होगा क्रॉस कराने के बाद हमने क्या पाया कि सभी ये हैं आपके ऑफ स्प्रिंग। अगर हमने इसके बात कर लें तो ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके यहाँ से यहाँ तक क्या हैं, ये हैं ऑफ स्प्रिंग। ये है संतान। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्योर टॉल था, इसका मतलब ये भी टॉल कैपिटल टी टॉल को शो कर रहा है, स्मॉल टी ड्वार्फ को शो कर रहा है।
लेकिन अभी जब हमने आपको फैक्टर बताया तो हमने कहा कि फैक्टर में दो तरीके के फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है डोमिनेंस फैक्टर और दूसरा कैसा होता है, रिसेसिव फैक्टर। और इसे जब हम बता रहे थे अपने वीडियोस में तो हमने बताया था कि यदि ऑफ स्प्रिंग में इन दोनों कैरेक्टर में से जो कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहा है वही क्या कहलाएगा, डोमिनेंस कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब से हमने कहा कि ए और स्मॉल ए यह एक कैरेक्टर है, यह एक गैमेट्स है, इसमें कैपिटल ए सुपीरियरिटी को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल ए स्मॉल ए के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। इसका मतलब है कि इस गैमेट में ए किस कंडीशन में रहा, ए डोमिनेंस कंडीशन में रहा। किस कंडीशन में रहा, ए डोमिनेंस कंडीशन में रहा। सेम कंडीशन यहाँ पर है। हमने कहा कि जो टॉल है, टॉल एफ, इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन कहते हैं। हमने कहा कि जो टॉल है, टॉल F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को शो करेगा और जो ड्वार्फ है उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। इसका मतलब ये है कि इन सभी ऑफ स्प्रिंग में, इसको अगर समझने की बात करें कि कैपिटल टी स्मॉल टी की क्या कंडीशन है, तो इस सभी ऑफ स्प्रिंग में कैपिटल टी तो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करेगा, बट स्मॉल टी का जो एक्सप्रेशन है उसे क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। ध्यान रखेंगे, F1 जनरेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग मिले हैं उस ऑफ स्प्रिंग में कैपिटल टी अपने एक्सप्रेशन को शो तो करेगा, लेकिन स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी जितने भी F1 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग मिले हैं वो सभी कैसे होंगे, टाल होंगे। पहला कंडीशन ये हो गया टाल, ये हो गया टाल, ये हो गया टाल। ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात शायद समझ में आ चुकी है आपको। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना यही चाहता हूँ कि जब टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में देखा गया कि जो भी ऑफ स्प्रिंग आए हैं उसमें टाल का कैरेक्टर तो शो दिखाई एक्सप्रेस हो रहा है, बट ड्वार्फ के जो कैरेक्टर है वो सप्रेस हो गया। इसका मतलब ये है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस में जितने भी प्लांट मिले हैं वो किस रूप में हैं, टाल के रूप में हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम टाल देखें तो अगर पूरी तरह से टॉल नहीं है, क्योंकि इसमें ड्वार्फ की भी कंडीशन है, मतलब ड्वार्फ के भी कैरेक्टर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो भी ऑफ स्प्रिंग मिले हैं हमें, वो सभी ऑफ स्प्रिंग कैसे हैं, वो सभी ऑफ स्प्रिंग कैसे हैं, हाइब्रिड टाल हैं। कैसे हैं, हाइब्रिड टाल। और आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न दे सकता है, उसमें टाल भी लिख सकता है, उसमें पहला ऑप्शन तो टाल दे सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता है, ऑल ऑफ हाइब्रिड टाल दे सकता है। तो याद रखेंगे आपको ऑप्शन कौन सा मानना है भैया, सभी कैसे हैं, हाइब्रिड टाल की कंडीशन में हैं। तो हमने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो ऑफ स्प्रिंग मिले हैं वो कैसे हैं तो टाल, बट कैसे हैं, हाइब्रिड कंडीशन में टाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना बात शायद आपको समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम दूसरी बात इसी लॉ में बताने चल रहे हैं, क्या बात है वो देखते हैं हम। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। एक चीज़ हमने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो ध्यान करिएगा। हमने बताया था कि अगर दोनों एलिल्स, अगर किसी गैमेट्स के दोनों एलिल्स एक जैसे हैं तो हमने उसे क्या नाम दिया था,
ये कैसा है? होमोजाइगस। अभी प्रश्न पूछेंगे आपसे हम, ये कैसे हैं? होमोजाइगस। लेकिन ये भी, अगर ये होमोजाइगस है तो ये भी कैसा है? होमोजाइगस है। ये भी कैसा है? होमोजाइगस है। इसका मतलब है कि मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो प्लांट का सिलेक्शन था वो कैसे प्लांट का सिलेक्शन किया था? होमोजाइगस कैरेक्टर वाले प्लांट का सिलेक्शन किया था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में किस टाइप के कैरेक्टर्स के प्लांट का सिलेक्शन किया था? तो कैसा था भैया? होमोजाइगस कंडीशन वाले प्लांट थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ होमोजाइगस के और होमोजाइगस कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस का रिजल्ट क्या रहा? रिजल्टेंट क्या रहा? आप देख के बताइए। हमने बताया था कि यदि किसी गैमेट में दोनों एलील्स डिफरेंट फॉर्म में है, इसका मतलब ये है कि एक कैपिटल टी के कंडीशन में है और दूसरा स्मॉल टी के कंडीशन में है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस की कंडीशन कहेंगे। अब याद रखिएगा, एक प्रश्न यहीं पर है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जितने भी ऑफस्प्रिंग हमें मिले थे उनकी कंडीशन क्या थी? अब दे देगा ऑल ऑफ होमोजाइगस, ऑल ऑफ हेट्रोजाइगस, उसमें देगा 2 होमोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस, नॉन ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव। ये बिहार वाला है, 5 ऑप्शन वाला। तो हमने कहा कि सभी कैसे होंगे भैया? सभी हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले ही प्लांट देखने के लिए मिलेंगे। अब याद रखिएगा, हमने कहा कि हम इसे या तो फैक्टर नाम देते हैं, या तो इसे हम जीन कहते हैं, या तो एलिमेंट कहते हैं। अगर ये जीन है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभी कैसे मिले हैं? सभी कैसे मिले भैया? टॉल के जीनोटाइप में देखेंगे। जीनोटाइप अगर देखने का प्रयास करेंगे F1 जनरेशन में तो सभी कैसे मिले हमें? टॉल के कंडीशन में देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर अगर हमको एक डिफिनेशन बनाना पड़े तो क्या डिफिनेशन बना सकते हैं? आइए हम उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। तो शायद इसे आपको देख लीजिए। अगर कहीं भी कोई सी भी प्रकार का डाउट्स होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, और हम अभी और चीज़ें इसी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम क्या बताने चाहते हैं उसे भी देखते हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम आपको यहाँ डिफिनेशन दिखाना सिखाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप डिफिनेशन को रटिए, क्योंकि आप कोई चीज़ रटेंगे तो वो चीज़ें भूल जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप यहीं पर खटक दे क्या कर दें, झट देना जो है आप अपना डिफिनेशन तैयार कर दीजिए। हमने कहा कि मेंडल का F1 जो जनरेशन था, F1 जनरेशन में प्लांट कैसे थे? उनके कैरेक्टर, एक कैपिटल था, कैपिटल टी और स्मॉल टी कंडीशन आपने सारे प्लांट में देखा। और आपको पता है कि इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी का एक्सप्रेशन तो अपीयर होगा। एक्सप्रेशन क्या होगा? अपीयर होगा, दिखाई पड़ेगा। बट स्मॉल टी की जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सप्रेस्ड हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये कैसा है, ये कैसा है? डबल इंडिविजुअल है, सिंगल? ये है सिंगल इंडिविजुअल्स। आइए हम आपको यहीं दिखाते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस क्या है, इसे समझेंगे। हमने कहा कि इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक टर्म सिखाएंगे आपको, कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस क्या है। ठीक है,
ध्यान रखेंगे, हमने कहा कि F1 जनरेशन में सभी प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में मिले थे। इसका मतलब यह है कि इसमें कैपिटल टी का एक्सप्रेशन तो अपीयर हो रहा है, लेकिन स्मॉल टी जो है का करेक्टर या कह सकते हो वो सप्रेस कंडीशन में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपको पता है कि सिंगल इंडिविजुअल्स है, और इस सिंगल इंडिविजुअल के बिहाफ पर भी हम आपको बताएंगे कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस क्या है, और हम बताएंगे एक बात और बताएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्या हैं। हम एक्सेप्शन तो बताएंगे, लेकिन एक्सेप्शन का डिस्कशन हम आगे करेंगे जब उसका टर्म आएगा। तो अब अगर इसे हम डिफाइन करना चाहें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, आपको पता है कि एक ही गैमेट्स में एक सिंगल इंडिविजुअल में दो कैरेक्टर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ in single individuals have two different factor अगर एक सिंगल इंडिविजुअल्स में दो डिफरेंट फैक्टर हों प्रेजेंट, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल में दो डिफरेंट आपके फैक्टर प्रेजेंट हो, बट, और क्या लिख सकते हैं, बट ओनली वन इंडिविजुअल एबल टू एक्सप्रेस, किसी सिंगल इंडिविजुअल्स में दो फैक्टर हो, उसमें से केवल एक फैक्टर अपने आप को शो करता है, तो उसी फैक्टर को हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम डोमिनेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, डोमिनेंस कहेंगे। ओनली वन इंडिविजुअल एबल टू एक्सप्रेस these individuals known as dominance। These individuals known as dominance। और आगे क्या लिखेंगे, another factor does not show या does not express known as recessive, known as recessive। किसी सिंगल इंडिविजुअल्स में दो फैक्टर हैं, जो फैक्टर अपने को एक्सप्रेस कर रहा है उसे हम कहेंगे डोमिनेंस फैक्टर, मतलब कैपिटल टी को कहेंगे डोमिनेंट फैक्टर, और जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा है या नहीं दिखा पाता है उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहते हैं। देखिए यहीं से डेफिनेशन है पूरा, ध्यान रखिएगा। अब टर्म बचा है कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस क्या है। आइए हम कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस का मतलब ही यही है कि वेन एवर डोमिनेंस, ऐसे नहीं कह सकते हम, ऐसे लिख सकते हैं कि वेन एवर वन फैक्टर एक्सप्रेस द अपीयरेंस ऑफ another factor, this phenomenon is known as conclusion of dominance। इसका मतलब है कि यदि एक फैक्टर के द्वारा दूसरे के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया जाए, जो दिखाना चाहता था उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो अगर अब इसे हमें जब डिफाइन करने की बात आएगी तो इसे क्या लिख सकते हैं,
अगर आपसे पूछे कि कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस क्या है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस के प्रेजेंस में in the presence of dominance unit factor, in the presence of dominance unit factor, recessive unit factor cannot, recessive unit factor cannot express known as कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस। आप समझिएगा कि यदि डोमिनेंस फैक्टर के प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर अपने आप को सब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले मेंडल के पहले लॉ का पोस्टमार्टम हो गया, अब बचा है मेंडल का दूसरा लॉ, हम उसे भी देखते हैं। तो आप इसे लिख लीजिएगा। दोस्तों, जो अगला आपका लॉ है मेंडल का, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल क्या है। दूसरा लॉ मेंडल का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। इसका हिंदी में क्या नाम है? पृथक्करण का नियम। ध्यान रखेंगे, जानेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा था कि पहले लॉ में जितने भी ऑफ स्प्रिंग थे वो हाइब्रिड टॉल थे, बट कैसे थे? हेट्रोजाइगस की कंडीशन में थे। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, इसे जानते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो F1 जनरेशन में, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले हैं हेट्रोजाइगस के कंडीशन में, उनके बीच हम सेल्फ क्रॉस करा दे। इन सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल सेज देन वी फाइंड in the first law of dominance of spring cross themselves। मेंडल कहते हैं कि हमारे जो पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो ऑफ स्प्रिंग मिले हैं उनके बीच ही आप सेल्फ क्रॉस करा दो। आप जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आप क्या पाएंगे? उसे मेंडल ने अपने इस नियम में दिखाने का प्रयास किया है और कहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जहां आप एक तरफ पूरे तरीके से टाल को कंडीशन को देखा है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप इस तरीके के कंडीशन नहीं देखेंगे। आप टाल भी देखेंगे, ड्वार्फ भी देखेंगे और हाइब्रिड टाल की भी कंडीशन आएगी। इट मीन्स अब यहाँ पर सुपीरियरिटी आप गैमेट्स भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड भी आएगी, पेरेंट्स जैसे टॉल भी आएंगे और ड्वार्फ की भी कंडीशन देखने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है सेकंड लॉ ऑफ मेंडल्स।
तो चलिए देखिए क्या कहा मेंडल ने। मेंडल ने कहा कि जो F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग मिले हैं, ऑफ स्प्रिंग कौन कौन से मिले थे आप कैपिटल टी और स्मॉल टी। हम पूछे किस कंडीशन में है, तो किस कंडीशन में भैया, हेट्रोजाइगस के कंडीशन में। ठीक है, तो मेंडल ने कहा कि जो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऑफ स्प्रिंग मिले हैं उन्हीं के बीच ऑफ सेल्फ क्रॉस करा दो। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच हो गया सेल्फ क्रॉस। यहां पर सभी गैमेट्स किस रूप में हैं, कैसे हैं, हाइब्रिड हैं, कैसे हैं, टॉल है। हाइब्रिड टॉल की कंडीशन में कह सकते हैं, कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल की कंडीशन में। तो मेंडल ने कहा कि जब हम गैमेटोजेनेसिस कराते हैं यहां पर, तो इससे दो एलील्स बनते हैं या दो गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे भी कितने बनते हैं, दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। हमने कहा कि जब ऐसा कंडीशन देखा गया तो यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम बेहद ज़रूरी हो जाता है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहां दो साइंटिस्ट थे, आप नाम याद कर लेंगे उनका। इन दो साइंटिस्टों ने मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कंक्लूड करने के लिए एक चार्ट का प्रयोग किया गया। उस चार्ट को कहा गया चेकर बोर्ड। आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है कि हु इज डिस्कवर्ड द चेकर बोर्ड, हु इज डिस्कवर्ड द चेकर बोर्ड। अगर अब आपको नहीं आएगा तो आप मुंह बना के क्या करेंगे, बैठेंगे। ठीक है, तो रेजिनाल्ड एंड पनेट, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर एक चार्ट का डिस्कवरी किया जिसे कहते हैं चेकर बोर्ड। क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भैया, चेकर बोर्ड का नाम देते हैं। आपसे प्रश्न से कहा हु इज डिस्कवर द चेकर बोर्ड, तो रेजिनाल्ड एंड पनेट ने चेकर बोर्ड का डिस्कवरी किया। और कैसे किया उसे देखते हैं। हमने कहा कि यहां पर जो F1 जनरेशन के गैमेट्स बने हैं, इन सभी गैमेट्स को पनेट साहब ने इस तरीके से चेकर बोर्ड बनाया, और इस चेकर बोर्ड में एक को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कैपिटल टी स्मॉल टी और एक को वर्टिकल फॉर्म में इस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, तो ये हैं गैमेट्स और ये भी है गैमेट्स। एक को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और दूसरे को वर्टिकल फ्रेम में। रेजिनाल्ड एंड पनेट साहब ने इसे क्या किया, व्यवस्थित किया और इनके बीच क्रॉस कराया। इस क्रॉस को कहा गया F2 जनरेशन। क्या क्या गया इसे, F2 जनरेशन। तो क्या मिला आपको, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब मैंने क्या कहा था, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को याद करिएगा। ये किस कैरेक्टर को शो कर रहा है, टाल के कंडीशन को। ठीक है, तो ये कैसा प्लांट हो जाएगा, टाल होगा। क्या हमने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी किसको शो करता है, क्योंकि इसमें टी का कैरेक्टर अपीयर होता है और स्मॉल कैपिटल टी का कैरेक्टर अपीयर होता है, स्मॉल टी का सप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर भी कैसे आएगा, ये हाइब्रिड टाल होगा। कैसा होगा, हाइब्रिड टाल होगा।
अब यहाँ पर देखिए ये भी कैसा होगा, हाइब्रिड टाल होगा। लेकिन आप याद करिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैसा हमने प्लांट एक था, ड्वार्फ था, तो स्मॉल टी किसको शो कर रहा था, ये ड्वार्फ को, तो ये किसको शो कर रहा है, ड्वार्फ को। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पर हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस प्लांट का रेशियो क्या है। कैसे प्रश्न पूछ सकता है, व्हाट इज द रेशियो हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का क्या रेशियो हो सकता है। तो आइए देखते हैं। हमने कहा कि आपको निकालना है हेट्रो का रेशियो, आपको निकालना है होमो का। याद रखिएगा हमने कहा कि अगर कैपिटल टी है तो कैसा है, दोनों कैपिटल टी हैं तो कैसे हैं, हमने कहा कि होमो है। तो एक तो होमो ये हो गया, हमने कहा कि स्मॉल टी है तो क्या है, होमो है। तो एक होमो और एक होमो, तो होमो का रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब अब ये दोनों कैसे बच गए, हेट्रो बच गए। तो हेट्रो का रेशियो कितना आया, 2 आया। तो कितना रेशियो आया, 1:1 आया। पहला कंडीशन मेंडल्स के लॉ का अब देखिए पोस्टमॉर्टम हो रहा है। हमने कहा कि पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मेंडल्स के इस लॉ में जीनोटाइप रेशियो क्या होगा और फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। ध्यान रखिएगा। अब याद होना चाहिए कि हमने आपको जीनोटाइप क्या बताया था और हमने आपको क्या बताया था, फिनोटाइप क्या बताया था। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बताइए कितने होंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप, कमेंट करके बताइए आप। बताइए भाई, बताइए। हमने कहा कि जीनोटाइप का मतलब है कि मॉर्फोलॉजी नहीं, जीन लेवल पर स्ट्रक्चर कैसा है, हम उसे कहेंगे जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल कैरेक्टर को ध्यान में रखेंगे, बाहरी कैरेक्टर को। हमने कहा कि मेंडल के इस चकरबोर्ड में आपको, अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि बाहर से देखने पर लंबा कौन लग रहा है, कितने प्लांट लंबे वाले हैं, तो लंबा कितना है, काउंट करिए इसे, लंबा और लंबा। इसका मतलब ये है कि अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप इक्वल टू होगा टाल रेशियो ड्वार्फ। तो टॉल कितने हैं, 3, और ड्वार्फ कितने हैं, तो फिनोटाइप कितना हो गया, फिनोटाइप 3:1 का हो गया। अब आते हैं जीनोटाइप को देखते हैं। जीनोटाइप का मतलब है कि शुद्ध जीन को काउंट करते हैं कि किसमें एक जैसे जीन हैं और वो नंबर में कितने हैं। तो आइए देखिए हम जीनोटाइप की बात करते हैं। देखिए अब सबसे पहले आप देखिए कि लंबे कितने हैं, सब शुद्ध प्योर लंबा कौन है, केवल ये प्योर टॉल है। प्योर टॉल की संख्या 1। आते हैं हाइब्रिड टॉल को देखिए, हाइब्रिड टॉल और हाइब्रिड टॉल कितनी संख्या है, 2। आते हैं ड्वार्फ को देखते हैं, क्योंकि ड्वार्फ में सभी फैक्टर कैसे हैं, स्मॉल टी हैं। इसका कितना है, तो ये। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जीनोटाइप रेशियो कितना है, तो 3:1। आपसे फिनोटाइप रेशियो कितना है, तो 3:1। आपसे पूछे जीनोटाइप रेशियो कितना है, तो 1:2:1। आपसे पूछे कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रेशियो कितने हैं, तो 1:1। इट मीन 2:2 1:1 का रेशियो देखने के लिए मिला। तो मेंडल का सेकेंड लॉ कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने कहा कि भैया ऐसा है कि आपने फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस में सभी तो आपने लंबा पाए गए,
लेकिन हाइब्रिड लंबा आपने पाया जरूर। लेकिन याद रखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि इसमें जो ऑफ स्प्रिंग है इसमें तीनों कैरेक्टर के आपको ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको टाल भी देखने के लिए मिलेगा, आपको हाइब्रिड टाल भी देखने के लिए मिलेगा और आपको ड्वार्फ का भी देखने के लिए रेशियो मिलेगा, जैसा कि ये लॉ कह रहा है। आप देख लीजिए, खुद ही देखिए। ठीक है, अब यहीं पर हम आपको एक एक्सेप्शन बताएंगे। हम देखिए, जो थर्ड लॉ है, हम नहीं चाहते कि वीडियोस लंबा हो। थर्ड लॉ को हम अगले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। किसी भी पार्ट्स को नहीं छोड़ेंगे, इतना ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शन हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के, उसके नाम हम आपको नोट करा देते हैं। और हम आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज़ें छूट रही हैं, तो यहाँ डिस्कस को करते हैं। तो हमने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, तो क्या होगा? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, बस लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन हैं, दोनों के नाम आप नोट कर लेंगे। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है कोडोमिनेंस। हम इसका डिस्कशन करेंगे, आप एकदम घबराइएगा नहीं। हम इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, याद रखिएगा, आप घबराइएगा नहीं। एक तीसरा जो छूटा हुआ टॉपिक मुझे लग रहा था डिस्कशन कर लेना चाहिए था, उसे हम डिस्कशन कर रहे हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस? आप इसे अगर और कह सकते, इसे कहते हैं रिवर्सिबल क्रॉस। ये क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, इसे भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि हम दो प्लांट को सपोज करते हैं और लेंथ के बिहार पर हम सपोज करते हैं। हमने कहा कि एक प्लांट को कैपिटल टी लिया, जिसे हमने कहा टाल, और दूसरे प्लांट को हमने स्मॉल कंडीशन कहा, जिसे हमने कहा ड्वार्फ। ठीक है। इफ फर्स्ट टाइम टॉल कंसिडर्ड मेल, पहली बार जब क्रॉस करा रहे थे तो फर्स्ट टाइम क्रॉस में हमने टॉल को मेल कंसीडर किया और ड्वार्फ को क्या किया? फीमेल कंसीडर किया पहली बार में। लेकिन जब हम सेकंड क्रॉस कराना शुरू किया, सेकंड हमने राउंड में आया और सेकंड राउंड में हमने जब क्रॉस कराना शुरू किया तो हमने टाल को फीमेल मान लिया और इस ड्वार्फ को क्या मान लिया? मेल मान लिया। और मेल मान करके और इस तरीके से अगर हम क्रॉस कराते हैं कि पहले टाइम हम टाल को मेल मानते हैं, ड्वार्फ को फीमेल मानते हैं, और सेकेंड टाइम हम टाल को फीमेल मानते हैं और ड्वार्फ को मेल मानते हैं, तो इस तरीके के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल क्रॉस। देखिए ना, आप एक बार इसको मेल माना,
इसको फीमेल माना तो एक बार इसको फीमेल माना और इसको मेल माना। इसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस या इसे हम रिवर्सिबल क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और हमें उम्मीद है कि आपको मेंडल्स का जो हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं ये पोस्टमार्टम आपको ज़रूर समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आती है तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि हम इससे भी बेहतर चीज़ें अभी क्या मेंडल का लॉ पढ़ रहे हैं आप। जिस दिन हम प्लेटफॉर्म बेहतरीन तरीके से हमारा चलना शुरू हो जाएगा, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे आपको किस तरीके से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है। एक एक चीज़ का और पोस्टमार्टम करेंगे, एकदम छिन्न भिन्न करके इसे देखेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। वीडियो पसंद आया होगा।